हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसका पहले डिटेल देख लेंगे। इसका वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा है, तो यहाँ पर जो भी डिटेल है मैं आपको पहले बता देता हूँ। और ऑलरेडी ये शेयर पे, ये कंपनी पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो उसके बाद इसमें क्या चेंजेस आए ये हम देखेंगे। तो पहले यहाँ पर देखो, ये है वो वीडियो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, ये यहाँ पर आपको नज़र आता होगा। 21 जनवरी को ये मैंने वीडियो डाला था। तो वो टाइम से अभी तक क्या चेंजेस हुए हैं, क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी है, क्या प्राइस अभी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और उस पर स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में। पहले वेबसाइट देख लेते हैं। तो वेबसाइट में यहाँ पर क्या बताया ये मैं बता देता हूँ। और ऑलरेडी पुराने लोग, पुराना वीडियो जिसने देखा होगा उनको इसके बारे में पता होगा। अगर नए लोग हैं, नए व्यूअर है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे वीडियो आपको अच्छा लगे वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन देख लो, समझ लो, ठीक है। और उसके बाद आपको अच्छा लगे तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर देख लो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में क्या बताया। तो GIC-RE सेलिब्रेट 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं 1972 से 2021 तक। और ये गवर्नमेंट कंपनी है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट का फ्लैग नज़र आ रहा है और ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस ये ग्लोबल री इंश्योरेंस सॉल्यूशन है और रैंक 13th, तो 13 रैंक पे आ रहा है लार्जेस्ट ग्लोबल री इंश्योरर ग्रुप के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर ये गवर्नमेंट का स्वच्छ भारत का मैसेज दिखा रहा है। और यहाँ पर द इंडियन री इंश्योरर विद अ ग्लोबल फुटप्रिंट, तो ग्लोबली ये कंपनी है। यहाँ पर GIC-RE अमंग द लार्जेस्ट एग्री री इंश्योरेंस, तो एग्रीकल्चर का री इंश्योरेंस करने में ये लार्जेस्ट है। 5 डिकेड्स ऑफ बीइंग द बैकबोन ऑफ द इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो इंश्योरेंस का ये बैकबोन है। अमंग द लीडिंग ग्लोबल री इंश्योरेंस, तो ये इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस करती है, ये दिमाग में डाल लो। और मैंने पहले भी ये बताया था और ये यहाँ पर भी मैं डिटेल दिखा देता हूँ। तो वेलकम टू GIC-RE। द एंटायर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वॉज नेशनलाइज बाय जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट के अंदर। और 1972 का ये एक्ट है जिसके अंदर ये जनरल इंश्योरेंस सारे आते हैं। और यहाँ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू नेशनलाइजेशन टुक ओवर द shares of 55 Indian insurance companies and the undertaking of by 52 insurers carrying on a general insurance business, तो इतने इसके अंडर में आते हैं। और यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 9(1) ऑफ GIBNA। तो ये कंपनी क्यों बनाई गई है, तो GIBNA के लिए, मतलब जो इसके अंडर में देखो यहाँ पर GIBNA का मतलब क्या बताया। तो ये द एंटायर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वॉज नेशनलाइज बाय जनरल इंश्योरेंस, तो इसी के वजह से नेशनलाइज माना जाता है और इसी के अंडर में ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो ये मेन कंपनी हो जाती है इंश्योरेंस कंपनी की। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 22 नवंबर को अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड शेयर होती है। और GIC वॉज फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ सुपरिटेंडिंग, कंट्रोलिंग एंड कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, तो जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस को संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसको वो आगे बढ़ाने के लिए तो ये कंपनी का काम करती है GIC, इसका ये मेन काम है, ठीक है, ये पर्पस से। और एज सुन एज GIC वॉज फॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र ऑल द शेयर इट हेल्ड ऑफ द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज टू GIC, तो जो भी गवर्नमेंट के पास था, यहाँ पर देखो गवर्नमेंट के पास जो शेयर्स थे पूरे GIC को दे दे, मतलब पूरा कंट्रोलिंग GIC के पास है। तो ये बहुत बड़ा
इंश्योरेंस री इंश्योरेंस कंपनी है और बहुत गवर्नमेंट के अंडर में तो बहुत अच्छा है। और इनके ग्लोबल फुटप्रिंट कहाँ पर है देखो, तो ये री इंश्योरेंस कहाँ पर है इनका, तो यूके है, मलेशिया है, रशिया है एंड यूएई। ठीक है, यहाँ पर इनका बिजनेस चलता है। और यहाँ पर क्या बिजनेस है, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है इनके फाइनेंशियल्स वगैरह। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका अभी शेयर कैसा है, बाकी चीज़ें कैसी है, तो वो भी डिटेल दे दूँगा। और पहले जो मैंने वीडियो बनाया था और भी डिटेल में इसके बारे में और भी डिटेल दी थी। ठीक है, तो फिलहाल आपको वो वीडियो देखना है तो पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और नए में मैं अभी फटाफट आपको शेयर के बारे में बताऊंगा, तो शेयर कैसा है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे, सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बता दूंगा एनालाइज करके। तो वीडियो एंड तक देखो। चलो देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स और शेयर के बारे में एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे इसका शेयर, फिर उसके फाइनेंशियल्स। तो यहाँ हम मनी कंट्रोल पे इसका शेयर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो NSE BSE दोनों पर ट्रेड होता है, ये फ्यूचर ऑप्शन में नहीं है और ये डाइवर्सिफाइड में आ रहा है। और यहाँ पर इसका अभी 116 का प्राइस चल रहा है, 109 का इसका 52 वीक लो है। ठीक है, और यहाँ पर 244 इसका 52 वीक हाई है। तो 244 से बहुत ज़्यादा गिर चुका है ये, लगभग आधा हो चुका है ये, आधे से ज़्यादा कम हो चुका है ये शेयर। ठीक है, तो अभी मुझे फ़िलहाल इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी, इसलिए मैंने वो टाइम पे भी बताया था। वो टाइम पे भी देखो शेयर का जो 244 से ही गिरा हुआ था और 116 का इसका 52 वीक लो था वो टाइम पे। और तभी 139 140 के आसपास ये प्राइस चल रहा था। तब मैंने ये बताया था जनवरी में 21 जनवरी 2022 को बताया था। तब से ये शेयर में बहुत अप एंड डाउन आए हो गए। उसके बाद अभी जो मार्केट नेगेटिविटी चल रही है मार्केट में, उस वजह से शेयर काफ़ी गिर गया था और बहुत सारे कंपनी के शेयर गिरे थे और इसके साथ साथ ये भी गिरा हुआ है। तो फिलहाल हर एक गिरावट मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। कभी भी शेयर गिरते हैं इसका मतलब अपॉर्चुनिटी लाता है, तो मैंने इसको अपॉर्चुनिटी ही समझा और इस वजह से ये शेयर में देखो फ़िलहाल अपॉर्चुनिटी है। इस वजह से हमें इसको लेना है नहीं लेना है, बाकी सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। और अभी जो प्राइस मिल रहा है 116 का यहाँ पर मिल रहा है और इसमें क्या क्या चेंजेस आए ये भी हम देखेंगे। तो देखो इसमें जो स्वॉट एनालाइज में स्ट्रेंथ बता रहे 5 के स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस 5 है, अपॉर्चुनिटी 2 है, 2 थ्रेट है। स्ट्रेंथ में पहला पॉइंट है इसका कि स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS है, मतलब अर्निंग पर शेयर ग्रोथ अच्छा है इसके अंदर। ठीक है, और ये EPS होता है, ये देखो ये अच्छा है ऐसा ये बता रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है ये। वीकनेसेस 5 बता रहा है, मतलब नेट प्रॉफिट इसका फॉल कर रहा है, नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका फॉल हो रहा है। तो वो भी चीज़ें हम देखेंगे कि कितना फॉल हुआ है, तो ये भी डिटेल हमको देखना है। अपॉर्चुनिटी 2 की बताइए तो पॉजिटिव ब्रेकआउट फर्स्ट रेजिस्टेंस का बता रहा है, मतलब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है शेयर, तो और ऊपर जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अभी बाई करेंगे तो और थोड़ा इसमें उछाल मिलेगा। ठीक है, और थ्रेट की बात होती है कि डी ग्रोथ इन रिवेन्यू घट रहा है, प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो रहा है, ऐसा यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो ये थ्रेट होता है, डर होता है कि क्यों इतना ये इसमें। तो और यहाँ पर इसका मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल ये रखता है कंपनी। और यहाँ पर 40% की डिलीवरी लोगों ने उठाई है इसकी शेयर की। फेस वैल्यू इसका 5 का आ रहा है, PB इसका 0.63 आ रहा है, P इसका 11 11.5 का आ रहा है। तो सेक्टर P से इसका P थोड़ा महंगा आ रहा है। सेक्टर का P इसका 10 का आ रहा है, 10.5 का, और इसका P थोड़ा महंगा आ रहा है। ठीक है, उससे थोड़ा सा महंगा, कि ज़्यादा कोई महंगा नहीं है। और यहाँ पर एडवांस चार्ट की बात करेंगे तो देखो एडवांस चार्ट में यहाँ पर 1 साल का मैं चार्ट दिखा देता हूँ। तो 1 साल में देखो ये कंपनी का शेयर कहाँ से कहाँ मूव किया है, इसने ग्रोथ दिया है। तो यहाँ पर देखो पहले इसका 199 का प्राइस था, उसके बाद ये लगभग 244 हुआ, यहाँ पर ही नज़दीक में मार्च के अंदर, मतलब 1 साल पहले ही इसने 244 किया था, तब से ये गिरते ही है। तो भारी गिरावट हुई है ये शेयर में। ठीक है, तो इस गिरावट को देख के ही मैंने जनवरी के अंदर
यहाँ पर 21-22 के टाइम पे मैंने बोला कि इसको बाय करना चाहिए, बट उसके बाद भी थोड़ा बहुत और करेक्ट हुआ, तो लगभग बहुत करेक्ट हो चुका है। तो उसके पीछे की वजह भी हम जानेंगे, उसके पीछे के क्या कर सकते क्या नहीं, ये सारी डिटेल भी हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके फाइनेंशियल देखेंगे और बहुत सारे रीज़न देखेंगे। और ये ग्लोबली इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ग्लोबल में भी है, और जिसके अंदर इसका एक ग्लोबल में नाम आया था, रशिया का भी नाम आया था। तो ऑलरेडी रशिया के प्रॉब्लम भी चल रहे हैं। ये फ़िलहाल ये रिसेंटली न्यूज़ है, इस वजह से भी है प्रॉब्लम। और आगे अभी देखेंगे इसके फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल में क्या प्रॉब्लम है तभी भी हम वो सारी चीज़ें देख लेंगे। अभी यहाँ पर पहले 5 साल का भी चार्ट दिखा देता हूँ आपको। तो 5 साल के अंदर इसने किस तरीके का परफॉर्म किया, ये भी आप देख सकते हो। फ़िलहाल यहाँ पर लोडिंग के लिए टाइम ले रहा है। ठीक है, हाँ, तो 5 साल का यहाँ पर चार्ट आ गया है। तो 5 साल में यहाँ पर देख लो कि शेयर लगभग ये 2017 का 17 से भी लगभग ये गिरते ही आया है। तो वो टाइम पे जो प्राइस था, तो देखो ये 449 यानी 450 का ले लो, 450 ₹450 का शेयर था। वहाँ से ये ज़बरदस्त गिरते आया, फिर थोड़ा अप गया, फिर गिरा, फिर थोड़ा सा अपसाइड दिखाया, फिर गिरा। मतलब ज़बरदस्त इसने गिरावट दिखाई है 5 साल के अंदर। तो काफ़ी लोगों को लॉस दिया है ये शेयर ने, लॉन्ग 5 साल से होल्ड करने वालों को भी। और यहाँ पर मैक्स की भी बात करेंगे तो वही आएगा, 2018 से ही 17 से ही कंपनी है, तो ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो तब से जब से लिया है कंपनी में जिसने इन्वेस्ट किया, वो आज भी लॉस में ही है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आईपीओ के टाइम पे आई हुई कंपनी 2017 में, वो टाइम पे, तो तब से ये गिरते हुए ही नज़र आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर और थोड़ा नीचे डिटेल देख लेंगे। तो यहाँ पर डिटेल देखो, 1 वीक में इसके नेगेटिव है, सब नेगेटिव दिखेगा। 1 महीने में 17.5% का नेगेटिव रिटर्न है, 3 महीने में 17% का, वाईटीडी इसका 17.5 का है, वाईटीडी यानी जनवरी से अभी तक और 1 ईयर का इसका 42% नेगेटिव है, 3 साल का इसका 52% नेगेटिव। मतलब जिसने भी इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म से भी करके रखा है वो आज लॉस में है। ठीक है, और यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस का यहाँ पर स्टैंड अलोन दिसंबर का 2021 का नेट सेल्स देख लो। तो अब बता रहे हैं कितना अप हुआ नेट सेल्स दिसंबर का। देखो ज़बरदस्त सेल में बढ़ोतरी आई है फरवरी 2016 में। तो इतने परसेंट का, मतलब 597% का यहाँ पर ईयर ऑन ईयर का सेल्स में ग्रोथ आया है। 600% यानी बहुत बड़ा होता है, 6-7 गुना का बढ़ गया इतना सेल्स। तो सेल्स ज़बरदस्त हुआ है दिसंबर के क्वार्टर ईयर में। तो वो भी हम देख लेंगे उसकी पूरी जब फाइनेंशियल देखेंगे तभी। ठीक है, और यहाँ पर इसके फाइनेंशियल में देख लो रेवेन्यू उसका पहले कितना था, इसका ओवरव्यू में देख लो। ये 2017 में 31,331 करोड़ था 2017 में। 2018 में 43,543 करोड़ था, और 2019 में 44,928 करोड़ था, और 2020 में इसका 51,926 करोड़ था, और यहाँ पर 48,582 करोड़ था 2021 में। ठीक है, तो रिवेन्यू तो अच्छा ही नज़र आया। यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट थोड़ा देख लो, 3,274 करोड़ का यहाँ पर 2017 में नेट प्रॉफिट था। उसके बाद 3,194 करोड़ का यहाँ पर रिवेन्यू 2018 में, फिर 2,638 करोड़ का 2019 में, फिर यहाँ पर 278 करोड़ का लॉस था, और यहाँ पर फिर प्रॉफिट हुआ 1824 करोड़ का। तो लगभग इसमें एक बार लॉस हो चुका है 2020 में, उसके बाद प्रॉफिट में ही है कंपनी। और फिलहाल रिज़ल्ट्स तो अच्छे ही आए हैं इसके। और यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा देखो गवर्नमेंट के पास है, 85-86% तक ये आज भी गवर्नमेंट के पास यानी प्रमोटर के पास है इसके शेयर्स।
तो ज़बरदस्त शेयर्स प्रमोटर गवर्नमेंट के पास है, इस वजह से इसको ज़्यादा ट्रेडिंग होता नहीं है, जिसके पास भी है वो बेचता है इसको, इस वजह से शेयर गिर जाते हैं, क्योंकि इसको वोलाटाइल करना बहुत ईजी होता है मार्केट में, बहुत बहुत ही कम इसके शेयर्स होने की वजह से। और यहाँ पर देख लो इसका डीआईएस जो है सबसे ज़्यादा है उसका, प्रोमोटर के बाद डीआईएस के पास, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो भी इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स है या जो भी म्यूचुअल फंड वाले हैं वो डीआईएस के अंदर आते हैं। तो डीआईएस का अच्छा है इन्वेस्टमेंट। पब्लिक का बहुत कम है, 2-2.5% या 3% पकड़ लो, पब्लिक के पास बहुत कम शेयर है। एफआईएस के पास भी आधा टक्के तक शेयर्स है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड के 6 शेयर से 6 कंपनियाँ हैं, 6 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया। रिसेंटली एक अभी ग्रो हुआ है, बढ़ गया है। एफआईआईज और एफपीआई के 58 है, जिसमें से 3 बढ़ गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल एफआईआईज भी ज़्यादा ही है, थोड़ा ही दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन परसेंटेज, लेकिन उसके अंदर भी बहुत आ गए, आधा टक्के में ही इतने लोग एफआईआईज आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड देखो, 6 म्यूचुअल फंडों ने यहाँ पर पैसा लगाया। तो फिलहाल जो भी यहाँ पर डेटा है मैंने मनी कंट्रोल का आपको दिखा दिया है। अभी मैं आपको इसके फाइनेंशियल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनर पे हम इसका फाइनेंशियल देख लेंगे, और यहाँ पर स्क्रीनर पे पूरा प्रॉपरली डेटा अवेलेबल होता है। और यहाँ पर मैं प्रॉज एंड कॉन्स सबसे पहले दिखाऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज़ है इसके अंदर। तो यहाँ पर कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री बता रहे हैं, मतलब कंपनी पे कर्जा नहीं है ऐसा यहाँ पर, या कंपनी पे कर्जा कम है ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो डिटेल में हम देखेंगे इस पे कर्जा कितना है, लोन कितना है। और ये स्टॉक इज़ ट्रेडिंग 0.65 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी ये शेयर का जो प्राइस चल रहा है अभी बुक वैल्यू से लगभग इतना गुना ट्रेड कर रहा है, इतने पे ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न्स बहुत कम दे रही है कंपनी 3 साल के अंदर। देखो ये साढ़े यानी 5% पकड़ के चलो, 5% का ग्रोथ दे रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी पे, तो ख़राब है। यहाँ पर कॉन्स में बता रहा है, मतलब ये चीज़ ख़राब होती है। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पर लायबिलिटी है देखो 17,000 करोड़ की, वो भी एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, वो चुकाना पड़ेगा कंपनी को कैसे भी करके, तो वो भी एक प्रॉब्लम ही होता है, जितना लायबिलिटी हो जितना लोन हो। और यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट देखो, तो हमने बोला कि क्वार्टरली रिज़ल्ट भी देखेंगे इसके कैसा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। तो 2019 में देखो मार्च के ये 6,654 करोड़ का था, फिर देखो डायरेक्टली बढ़ गया जून क्वार्टर में 18,000 करोड़ हुआ। तो अचानक से सेल बढ़ जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा डाउन आ गया। ठीक है, तो डाउन कितना आया, 13,000 करोड़ का, 13,700, तो थोड़ा कम हुआ। फिर बाद में उसके मुकाबले देखो दिसंबर के अंदर 9,847 करोड़, फिर बाद में देखो 2020 में 9,578, मतलब सेल थोड़ा थोड़ा घटते गया, फिर अचानक फिर से बढ़ गया। देख लो 14,805, मतलब जून क्वार्टर में बढ़ता है। तो मोस्ट ऑफ ये क्रॉप के वगैरह होते हैं, इंश्योरेंस या उसके वजह से ये बढ़ जाते हैं। और बाद में यहाँ पर 2020 में देखो 12,259 यानी 12,259 करोड़ का सेल हुआ। फिर बाद में दिसंबर में 11,764 करोड़ का, और यहाँ पर 9,860 करोड़ का यहाँ पर बाद में, मतलब घटते जा रहे हैं देखो थोड़ा थोड़ा। फिर यहाँ पे फिर से जून में बढ़ गया, मतलब जून क्वार्टर में हमेशा इनका सेल बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देख लो 13,149 करोड़ का यहाँ पर बता रहे सेल। और यहाँ पर देख लो ये जो है 13,080 का यहाँ पर सेल बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दिसंबर का सेल देख लो, तो ये दिसंबर का 11,178 करोड़ का है, और ये दिसंबर में देखो 9,847 था। या यहाँ पर भी देख लो, तो थोड़ा बहुत जो भी ग्रोथ है इसके अंदर यहाँ पर
तो बताया हुआ है। तो ज़्यादा कोई फ़र्क यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर। और अभी हम इसके एक्सपेंसेस देखें उसके मुकाबले और प्रॉफिट कितना किया, तो देखो 2019 में इसने 5,394 करोड़ का इसने एक्सपेंस किया, यानी खर्चा किया। इतना खर्चा करने के बाद देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा 1261 का, 19% का इसने प्रॉफिट किया। अभी 2019 में सेल तो अच्छा किया था 18,000 का, और एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले किया, 18,000 का एक्सपेंस है, बचा कितना 100 करोड़ का प्रॉफिट। तो इस मुकाबले देखो सेल कितना भी कर लो लेकिन यहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा हुआ, तो 99 करोड़ का प्रॉफिट बचा ऑपरेटिंग। उसमें से भी वो परसेंटेज में निकाला जाए तो 1% ही प्रॉफिट बचा, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2019 में मई में सितंबर में यहाँ पर 14,000 करोड़ का 13,000 करोड़ का सेल, 14,000 करोड़ का एक्सपेंसेस खर्चा, और उसके वजह से लॉस में कंपनी वो टाइम पे दिखी, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस नज़र आ रहा है। और यहाँ पर दिसंबर में भी देखो लॉस ही नज़र आ रहा है, जितना सेल्स है उसके मुकाबले खर्चा ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर भी देखो एक्सपेंसेस 8,800 है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8% का हुआ है। और यहाँ पर 2020 में जून के क्वार्टर में देखो एक्सपेंसेस 14,000 का सेल कर रही है लेकिन 15,000 का इसका एक्सपेंसेस हो रहा है, तो यहाँ पर भी लॉस ही किया है, लगभग 6% का लॉस। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, ऑपरेटिंग लॉस ही है, और यहाँ पर माइनस में इसलिए लॉस है, ठीक है। और ये सितंबर का 2020 में देखो 621 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया, 5% का। और दिसंबर में देखो 10,260 का इसने खर्चा किया, एक्सपेंस किया, और 1,504 करोड़ का प्रॉफिट किया, मतलब 13% का प्रॉफिट किया। मार्च में 2021 में देखो 9,860 का, और यहाँ पर खर्चा भी देखो एक्सपेंसेस 7,722 का, और 2,138 का इसने 22% का प्रॉफिट किया। तो ये मार्च क्वार्टर में थोड़ा अच्छा प्रॉफिट किया था इसने। और यहाँ पर जून क्वार्टर में फिर से देखो लॉस ही किया है, मतलब जून क्वार्टर में सेल अच्छा होता है लेकिन एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो जाता है, और नेगेटिव रिटर्न्स या नेगेटिव प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो यानी लॉस होता है, 10% का लॉस है यहाँ पर। और सितंबर के क्वार्टर में भी देख लो खर्चा भी किस प्रकार का है, तो 11,000 करोड़ का खर्चा हुआ है, और 1,192 बच रहा है, यानी 1,192 करोड़ बच रहा है, फिर 9% का प्रॉफिट बच रहा है जस्ट, ठीक है। और दिसंबर में देखो लॉस नज़र आ रहा है, तो ऑपरेटिंग यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, तो ऑपरेटिंग लॉस ही है यहाँ पर 128 करोड़ का, क्योंकि एक्सपेंसेस भी देखो थोड़ा ज़्यादा है। 11,000 का खर्चा सेल है तो उतना ही खर्चा भी है, तो लगभग 128 करोड़ का लॉस हो रहा है, यानी लगभग 1% का लॉस कर रही है कंपनी। अदर इनकम देखो पहले -66 करोड़ का था, फिर थोड़ा बढ़ते बढ़ते थोड़ा बड़ा, यहाँ पर 328 करोड़ का भी प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर 86, फिर यहाँ पर 209 का लॉस, फिर यहाँ पर 92 का करोड़ का लॉस। तो यहाँ पे अदर इनकम भी इसी हिसाब से अभी 27 करोड़ का प्रॉफिट या 27 करोड़ का अदर इनकम यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो पहले 603 करोड़ का मार्च 2019 में था, 603 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और अभी फ़िलहाल देखो एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार या और अभी का 5वीं बार, मतलब 5वें क्वार्टर तक इसने 5 ऐसे क्वार्टर है जिसमें इसने लॉस किया है। तो देखो लॉस कंपनी ने किया है, इस वजह से शेयर दबा हुआ है, लेकिन कभी कभी प्रॉफिट भी किया है। देखो लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था, अभी ओवरऑल देखेंगे ये प्रॉफिट में है, ये लॉस में है, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ओवरऑल सारी चीज़ें बताई है, पूरे 2011 से अभी तक का यहाँ पर डेटा नज़र आ रहा है। तो 2011 में देखो 9,544 करोड़ का सेल था, और यहाँ पर देखो सेल कितना बढ़ते गया, ठीक है, बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है यहाँ पर। अभी देखो कंटिन्यूसली यहाँ पर
50,000 करोड़ का भी सेल किया। फिर अभी 47,000 करोड़ का सेल हुआ। एक्सपेंसेस देखो 10,000 करोड़ का, मतलब यहाँ पे लॉस हो गया। 9,000 9,500 करोड़ का प्रॉफिट इनकम करेगा, यानी सेल्स करेगा, उसके अगेंस्ट में इतना एक्सपेंसेस करेगा 10,700 करोड़ का। तो 1100 करोड़ का या 1178 करोड़ का तो ये लॉस ही कर रही है, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये क्वार्टर में इसने फिर भी नेट प्रॉफिट किया, क्योंकि अदर इनकम ज़रा ज़्यादा था इस वजह से, ठीक है। और मार्च की बात करेंगे 2012 में, तो देखो वो टाइम पे भी खर्चा वो टाइम पे भी ज़्यादा था, और उस वजह से तो यहाँ पर मतलब लगभग अदर इनकम 2683 करोड़ के वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर, लेकिन फिर भी लॉस में ही है, क्योंकि यहाँ पर खर्चा ज़्यादा हो गया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में था। और 2013 में देख लो 599 का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नज़र आ रहा था, लॉस नज़र आ रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे अदर इनकम थोड़ा ज़्यादा बता रहा है, बट यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट में ही निकला 2013, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉस है, लेकिन ये अदर इनकम की वजह से बढ़ गया, ठीक है। और इंटरेस्ट भी पेमेंट यहाँ पर जा रहा है, ये भी दिख रहा है हमको। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखो 2014 के अंदर तो एक्सपेंसेस वहाँ पर भी लॉस में ही नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में ही नज़र आ रहा है, नेगेटिव ही है, बट अदर इनकम की वजह से ये बच रहा है बार बार, तो तभी उसकी वजह से नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर मार्च 2015 में भी सेम है, सिर्फ अदर इनकम के वजह से ही इनका प्रॉफिट दिख रहा है, नहीं तो इनके सेल्स और एक्सपेंस से इनकम प्रॉफिट नहीं नज़र आ रहा है। मार्च 2016 में भी सेम चीज़ है, नेट प्रॉफिट अदर इनकम के वजह से ही है। मार्च 2017 में भी सेम है, ठीक है, अदर इनकम से ही नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है। और मार्च 2018 में भी लगभग सारे, मतलब यहाँ पर लॉस ही नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लो अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट हो रहा है। और 2019 में भी प्रॉफिट निकला, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6% का निकला, प्लस यहाँ पर अदर इनकम थोड़ा सा कम निकला 804 करोड़ का। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपको। और यहाँ पर एक यहाँ पर देख लो ये नेट प्रॉफिट 2200 करोड़ का है या 2200 करोड़ का है। और प्रॉफिट ही यहाँ पर अच्छा खासा नज़र आया, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चीज़ नहीं नज़र आ रही है। और मार्च 2020 में देखो 52,000 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस किया था, और यहाँ पर 2,116 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने लॉस किया था। और यहाँ पर अदर इनकम थोड़ा 1,688 करोड़ का था। और यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट माइनस में ही नज़र आया 350 करोड़ का। और मार्च 2021 में भी देखो प्रॉफिट थोड़ा नज़र आया, और फिलहाल यहाँ पर 1,920 करोड़ का। और यहाँ पर अभी जो करंटली चल रहा है वहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस थोड़े कम नज़र आ रहे हैं, और अदर इनकम इनका थोड़ा कम ही बता रहा है। और फिलहाल कंपनी अभी भी शेयर कंपनी का प्रॉफिट में ही नज़र आ रहा है, यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट ही नज़र आ रहा है। मतलब ये एवरी ईयर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस करती आई है, और अदर इनकम की वजह से, मतलब इसके फाइनेंशियल थोड़े ऐसे है, इस वजह से इसका शेयर थोड़ा दबा हुआ है कंटिन्यूसली, क्योंकि सारी चीज़ें इन्वेस्टर देखता है, और उस वजह से उसमें बाई करना है, सेल करना है, या क्या करना है वो सोचता है। तो नेट प्रॉफिट भी इम्पोर्टेंट होता है, और या फिर उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वजह से कंपनी में डर है, ग्रो वहाँ पर मनी कंट्रोल पे हमने देखा। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बोरोइंग यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, 000, मतलब लोन का टेंशन नहीं है। कंपनी का रिज़र्व अच्छा है अभी भी फ़िलहाल, ठीक है। तो फ़िलहाल यहाँ पर बैलेंस शीट तो अच्छी नज़र आ रही है। फाइनेंशियल तो हमने देख लिए, तो प्रॉफिट लॉस होते होते और अदर इनकम की वजह से ये प्रॉफिट में है। फ़िलहाल तो कंपनी प्रॉफिट में है, तो इस वजह से कंपनी में हम बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी प्रॉफिट में है। अभी इसका हम फाइनल ओवरव्यू देखेंगे टिकर टेप पे। तो टिकर टेप इसके बारे में क्या बता रहा है ये देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टिकर टेप पे मैं आपको यहाँ पर इसके शेयर का ओवरव्यू बताने वाला हूँ। देखो टिकर टेप इसके बारे में क्या बता रहा है। तो
4 पॉइंट तो पॉजिटिव बता रहा है, डिविडेंड रिटर्न तो देती ही नहीं है, ठीक है। बट फिलहाल जो भी पॉइंट्स है यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा बता रहा है, रिटर्न वर्सेस एफडीबी रेट अच्छा बता रहा है यहाँ पर, और डिविडेंड नहीं है, और एंट्री पॉइंट भी अच्छा बता रहा है, नो रेड फ्लैग, मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी है तो डरने की कोई बात नहीं है, ये भी दिमाग में डाल लो, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेयर कंपनी का शेयर में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का ही 85-86% तक तो गवर्नमेंट के पास ही है शेयर्स, तो पब्लिक के पास कम है। और डीआईएस के पास भी, डोमेस्टिक जो है उनके पास भी अच्छे खासे शेयर्स है, सबसे ज़्यादा 10% के, तो डीआईएस ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये भी एक पॉजिटिव ही है इन्वेस्टमेंट के लिए। और यहाँ पर इसके ओवरव्यू में चार्ट देख लेते हैं, तो चार्ट में देखो एक वीक में 2% का लॉस किया है, एक महीने में इसने 17-17.5% का लॉस दिया है, एक साल के अंदर इसने 42% का लॉस दिया है, 5 साल के अंदर इसने 73% का लॉस दिया है, और मैक्स में इसने 73.42 यानी 73 का ही, वही मैक्स की बात करें या 5 साल की बात करें तो सेम ही आएगा, क्योंकि ये कंपनी 4-5 साल से ही है, उसके पहले नहीं था, तो इस वजह से ये नेगेटिव ही रिटर्न देते हुए नज़र आया है, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर कहीं पर भी आपको प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे हम और एसआईपी करने वाले को भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो लॉस ही नज़र आता। और ये थोड़े मॉडरेट रिस्क यानी मीडियम रिस्क कंपनी है, और मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप नहीं है, मिड कैप है। तो जो भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है मैंने टिकर टेप का दिखा दिया है, और एनालाइज 25% एनालाइज बोल रहे हैं, इसको बाय कर सकते हैं। और फिलहाल तो देखो कंपनी में थोड़े बहुत नेगेटिव, थोड़े बहुत पॉजिटिव, लेकिन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, इन्वेस्टेड है और ग्रोथ कर रहे। मैं तो अपॉर्चुनिटी ही समझता हूँ, अच्छा शेयर है कंपनी का और गवर्नमेंट का, तो और इसका बिजनेस भी बहुत यूनिक है और अच्छा है, और ये 13th लार्जेस्ट कंपनी है, फ़िलहाल मार्केट में नहीं है, 4-5 साल हुए, लेकिन फिर भी कंपनी में और भी ग्रोथ आना बाकी है, और पोटेंशियल है, शायद कल जाके ये बहुत बढ़िया भाव बनेगा ये कंपनी का, बहुत शेयर का प्राइस बढ़ेगा और बड़ी कंपनी बन जाएगी। और गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम होते ही हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने तो बाय करके रखा है, इसी वजह से ये शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। और फिलहाल यहाँ से मैं लगभग समझ लो कि 40% तक के रिटर्न तो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि गिरा है, इस वजह से, क्योंकि गिरा है तो रिकवर करके वो प्राइस आके फिर और अच्छे रिटर्न देगा ही, ज़रूर देगा, ठीक है। तो फिलहाल ये भाव से तो 40% के रिटर्न एक्सपेक्ट कर लो, यहाँ से आप 40% प्लस करके देख लो कि कहाँ तक जाएगा, तो वहाँ तक इसका प्राइस आने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इसको थोड़ा और होल्ड करो और देखो, क्योंकि कोई भी शेयर को थोड़ा होल्ड करना ही पड़ता है, मार्केट में कोई भी ख़राब कंडीशन या कुछ भी सिचुएशन आ सकती है। तो फिलहाल तो अभी मार्केट में ख़राब सिचुएशन चली रही थी, आज के दिन थोड़ा बहुत इसमें उछाल नज़र आया है बहुत सारे शेयर्स में, तो ये देखो आज के दिन थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन बाकी के दिन मोस्ट ऑफ नेगेटिव ही मार्केट चल रहा था। और ऐसे मार्केट में से निकलने के लिए आपको हमेशा इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, अच्छे शेयर्स को बार बार बाय करना पड़ेगा, जब जब गिरे तब तक लगे तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा उसमें लगाना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल होगे, क्योंकि स्विंग से ही पैसा जल्दी बनता है और फास्ट बनता है, ठीक है। तो थोड़ा स्विंग करो और अच्छा खासा अर्न करो, और सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट करो। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ये चैनल पे नए नए अच्छे शेयर्स आएंगे। अभी जो भी है फ़िलहाल मेरे पोर्टफोलियो के बता रहा हूँ, और उसके बाद मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स में प्रॉफिट होता है तो वो भी मैं बताऊंगा। ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स में प्रॉफिट कर चुका हूँ, और ये चैनल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और जेन्युइन प्रॉफिट बताता हूँ, जो भी है मेरे पोर्टफोलियो के शेयर बताता हूँ, कोई भी यहाँ वहाँ के शेयर नहीं बताता, जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ और जिसमें मैं खुद प्रॉफिट करने वाला होता हूँ वही शेयर बताता हूँ, और वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। कोई भी बड़ा चढ़ा के कोई भी फेक चीज़ें नहीं बताता, कोई भी शेयर को और भी ज़्यादा
लालच दिखा के वो चीज़ें नहीं बताता। जो भी जेन्युइन है, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे सही लग रही है वही चीज़ मैं बताता हूँ। तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।